बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री। ये ग्रेड 9 का चैप्टर नंबर 1 है और उसका फर्स्ट टॉपिक है। आज हम इस पर बात करेंगे कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री को हम कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं और इस डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कुछ बातें करना चाहूँगा मैं, जैसे कि 9th-10th के हवाले से अगर हम बोर्ड के पेपर पैटर्न की बात करें तो SLOs पेपर हो रहे हैं, ख़ासतौर पे फेडरल बोर्ड और बाकी बोर्ड भी इस पैटर्न पे जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो SLOs क्या हैं? SLOs स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। इन सिंपल वर्ड्स इसका मतलब ये है कि पेपर कंसेप्चुअल होगा, स्टूडेंट का कंसेप्ट चेक किया जाएगा कि उसको इस चीज़ की समझ है या नहीं। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करें, जो भी टॉपिक आप सुने उसको समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे किसी चीज़ को, आप अच्छे तरीके से उसको परफॉर्म नहीं कर सकते और सक्सेस हासिल नहीं कर सकते उसमें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे कहा जाता है कि आप क्रिकेट मैच का एक ऐसे लिखें, और अगर आपने उसको रटा लगाया हुआ है, क्रैमिंग की हुई है, तो आप जल्दी से 1-2 पेज का वो ऐसे लिख लेते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताएं क्रिकेट गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, कितने बॉलर्स होते हैं, एक बॉलर कितने ओवर कर सकता है, वनडे मैच के बारे में अगर कोई क्वेश्चंस किए जाएँ, टेस्ट मैच के बारे में, तो अगर आपने उस ऐसे को अंडरस्टैंड करके नहीं लिखा, उसको समझा नहीं है, तो आप इन चीज़ों के जवाब नहीं दे सकते। तो इसका मतलब है ये जो एक्टिविटी है आपकी रटे वाली, जिसको हम क्रैमिंग कहते हैं, ये यूज़लेस है। तो हर सब्जेक्ट को, हर चीज़ को ज़रूरत है कि हम उसको अंडरस्टैंड करें, उसको समझें, ताकि हम उसके बारे में सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकें, उसके बारे में बता सकें। हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ केमिस्ट्री। ग्रेड 9 का ये फर्स्ट चैप्टर है। याद रखें कि हर डेफिनेशन के अंदर 2-3 इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनको हम कीवर्ड्स या क्वालिफाइंग वर्ड्स कहते हैं। कीवर्ड्स, क्वालिफाइंग वर्ड्स क्या होते हैं? ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बगैर डेफिनेशन कंप्लीट नहीं है। यानी अगर हम इन वर्ड्स को स्किप कर देते हैं, मिस कर देते हैं, तो हमें पूरे नंबर अवार्ड नहीं किए जाएंगे, या स्टूडेंट जो है वो फुल मार्क्स नहीं ले सकेगा। और इन वर्ड्स के ऊपर ही उस डेफिनेशन के अंदर फोकस किया जाता है। केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर ये व्हाट इज़ केमिस्ट्री है, इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो इसके अंदर जो की वर्ड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, वो 3 हैं। नंबर 1 साइंस, नंबर 2 मैटर एंड नंबर 3 एनर्जी। अब सबसे पहले हम इन वर्ड्स के बारे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि इनका मतलब क्या है और डेली लाइफ में ये कहाँ अप्लाई होते हैं। उसके बाद एंड पे जाके हम केमिस्ट्री को डिफाइन करेंगे। सबसे पहले देखें साइंस। साइंस का लिटरली मीनिंग होता है टू नो, यानी किसी चीज़ के बारे में जानना। प्रॉपर वर्ड्स में जब हम साइंस की डेफिनेशन करते हैं तो हम ये कहते हैं हर उस नॉलेज को, उस इंफॉर्मेशन को हम साइंस कहेंगे जिसको हम ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए कलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको ऑर्गेनाइज करेंगे और उसके बाद उसको वेरीफाई करने के लिए टेस्टिंग या एक्सपेरिमेंट के प्रोसेस से गुजारेंगे। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिसको हम इन स्टेप्स के मुताबिक चेक और वेरीफाई करते हैं, उसको हम साइंस का नाम दे सकते हैं। इसको समझने के लिए हम एक कॉमन सी एग्जांपल लेते हैं डेली लाइफ की। फीवर, कि बच्चा है वो बीमार है, खा पी नहीं रहा सही तरीके से, सर्दी लग रही है उसको, और वालदा परेशान हो जाती है कि बच्चा अच्छा फील नहीं कर रहा, इसकी सेहत ख़राब है। तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे। डॉक्टर कुछ इंडिकेशंस पूछेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, क्वेश्चंस की फॉर्म में क्वेश्चन करेगा बच्चे से या वालदा से। तो बताएंगे कि इतने दिन से बीमार है, उल्टी हो रही है, पेट में दर्द है, सर में दर्द है, सर्दी लग रही है इसकी। डॉक्टर क्या करेंगे, वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, और उसके नतीजे में डॉक्टर एक प्रिडिक्शन बनाएंगे कि मे बी इसको बुखार हो सकता है। अब इस प्रिडिक्शन को उस वक्त तक एक्सेप्टेबल नहीं किया जाएगा जब तक इसको वेरीफाई नहीं कर लिया जाता। इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर से उस बच्चे का टेम्परेचर चेक किया जाएगा कि क्या वाकई इसको टेम्परेचर है, बुखार है या नहीं। और उसके लिए ऑलरेडी नाउन डाटा होता है डॉक्टर के पास। वो नाउन डाटा क्या है कि एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है, वो ऑलमोस्ट 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो जब थर्मामीटर से वेरीफाई किया जाएगा उस बच्चे के टेम्परेचर को, और वो टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा आता है, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि बच्चे को बुखार है। मीन हमने ये जो सारा प्रोसेस किया, उसमें ऑब्जर्वेशंस आई, इसमें प्रेडिक्शन आई, फिर हमने
एक्सपेरिमेंट के ज़रिए ये देखा कि डॉक्टर साहब ने उसको साइंटिफिक टूल के ज़रिए वेरीफाई किया कि इस बच्चे को फीवर है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट या उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन जो है वो डायग्नोज किया जाए। अब साइंस एक वास्ट वर्ड है और इसके बाद इसी के अंदर डिफरेंट ब्रांचेस को हम स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायो है, मैथमेटिक्स है, एस्ट्रोनॉमी है। अब ये भी एक क्वेश्चन है कि साइंस के अंदर ही जब ये सारी चीज़ें हैं तो इनको अलग अलग क्यों रखा गया। एक बात याद रखें कि शुरू में साइंस एक ही बुक थी या एक ही हमारे पास सिस्टम था जिसके अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब नॉलेज वसी होता गया तो फिर इस बात की ज़रूरत पेश आई कि इसको डिवाइड किया जाए, और उस डिवीजन के नतीजे में फिर हमारे पास केमिस्ट्री आई, बायोलॉजी आई, फिज़िक्स आई, मैथमेटिक्स आई और एस्ट्रोनॉमी एंड सो ऑन। अब ये डिवाइड क्यों किया गया? डिवीजन बेसिकली क्या है? ये डिवीजन बेसिकली क्लासिफिकेशन है, चीज़ों को और डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, ग्रुप्स के अंदर रखा गया। और ये 6ठी 7वीं क्लास की साइंस में आप देखें तो आप पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन। व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स into groups and subgroups on which basis? On the basis of similarities and differences। और ये कोई नई एक्टिविटी नहीं है, हर बंदा क्लासिफिकेशन के अंदर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, छोटे से लेकर बड़े तक। इसको समझने के लिए हम एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं स्टूडेंट लेवल पे। आपका स्कूल बैग है, उसके अंदर भी क्लासिफिकेशन मौजूद है। कैसे? आप स्कूल बैग के अंदर सारी चीज़ें रखते हैं। क्या होती हैं स्कूल बैग के अंदर? बुक्स होती हैं, नोटबुक्स होती हैं, पेंसिल्स, रेजर, शार्पनर, जो रिक्वायरमेंट्स हैं स्कूल बैग, ये सारी चीज़ें बैग के अंदर हैं। लेकिन आपने कभी गौर किया कि उसके अंदर आप उसको अरेंज करके रखते हैं, चीज़ों को ग्रुप्स बना के रखते हैं। कैसे? बुक्स का ग्रुप अलग बनाया होगा, यानी एक साइड पर रखी होंगी आपने, नोटबुक्स अलग साइड पर रखी होंगी, पेंसिल, रेजर, शार्पनर का एक पाउच होगा, या बैग के ऊपर एक स्मॉल पॉकेट होती है जिसके अंदर आप उसको रखते हैं। किस बेस पे किया आपने ये ग्रुपिंग? सिमिलैरिटी और डिफरेंसेस। सारी बुक्स का फंक्शन सेम, उनका साइज सेम, अलग ग्रुप बना लिया आपने। नोटबुक्स का साइज और फंक्शन सेम, उनका अलग ग्रुप बना लिया। पेंसिल, रेजर, शार्पनर का फंक्शन और सेम, उसका अलग ग्रुप बना लिया। अब सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है क्लासिफिकेशन का? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि क्लासिफिकेशन इसलिए की जाती है ताकि हम चीज़ों को आसानी से सर्च कर सकें और आसानी से स्टडी कर सकें। फॉर एग्जांपल, उस बैग के अंदर अगर क्लासिफिकेशन नहीं है, सारी चीज़ें ऐसे ही रैंडमली पड़ी हुई हैं, और आपसे कहा जाता है कि उसमें से एक रेज़र निकालें या एक लेड पेंसिल निकालें, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। सबसे पहले आप सारी किताबें उठाएंगे, नीचे चेक करेंगे। लेकिन अगर कोई पेंसिल या रेज़र किसी बुक में आ गया है तो अब आपको पता नहीं है किस बुक के अंदर है, आपको सारी बुक्स और नोटबुक्स बाहर निकालनी पड़ेंगी और एक एक बुक को खोल के देखना पड़ेगा कि रेज़र या लेड पेंसिल किस बुक या नोटबुक के अंदर है। इट कंज्यूम्स टू मच टाइम लगेगा इसमें। इसी तरह जब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एक ही बुक की फॉर्म में इकट्ठी हो गई, उनमें से अगर किसी एक चीज़ को हमने सर्च करना है, स्टडी करना है, तो उसके लिए खासा टाइम रिक्वायर्ड है। तो उस कुछ से बचने के लिए और आसानी के लिए इसको फिर क्लासीफाई किया गया डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, जिसमें केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और बायोलॉजी है। ये हमने बात की बैग में क्लासिफिकेशन नॉन लिविंग थिंग की लिहाज से। लिविंग थिंग्स को भी हम देखें तो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको भी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया गया है। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो साइंस की क्लासिफिकेशन भी इसी वजह से की गई ताकि हम स्टडी को ईजियर कर सकें, आसानी से चीज़ों को स्टडी कर सकें, और अगर हमने सर्च करना है तो आसानी से सर्च कर सकें। साइंस के बाद हमारे पास आ जाता है सेकंड कीवर्ड जो हम यूज़ करेंगे केमिस्ट्री की डेफिनेशन के अंदर, दैट इज़ मैटर। और आप इससे फैमिलियर हैं, 6, 7, 8 की साइंस के अंदर आपने इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, एग्जाम्पल्स भी पढ़ते हैं, इसकी स्टेट्स भी पढ़ते हैं। तो मैटर, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इट मीन्स all things in the universe are called matter. Marker, whiteboard, I, you, we are all matter. Everything in the universe is called matter. And matter has different parameters. Mean matter has different composition. Different matter has different composition.
structure, properties, changes. These words will also be used in the definition. इनको भी definition के अंदर इस्तेमाल किया जाएगा. और यहाँ जो वर्ड्स मैटर के रिस्पेक्ट से यूज़ किए गए हैं कि मैटर को हमने स्टडी करना है, लेकिन मैटर की कौन सी पैरामीटर्स को, किन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे? इसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, इसकी स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ को और चेंजेस को. व्हाट इज़ कंपोजिशन? कंपोजिशन मीन्स इंग्रेडिएंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट्स. कि हमारे पास कोई चीज़ मौजूद है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने सैलड बनाया तो उसके अंदर क्या चीज़ें ली हमने टमाटर लिया, हमने खीरा लिया, हमने प्याज लिया, जो कॉमनली हम यूज़ करते हैं. तो ये जो डिफरेंट आइटम्स हैं, टमाटर, खीरा, प्याज, ये इंग्रेडिएंट्स हैं एंड दे मेक टुगेदर सैलड. इसी तरह अगर हम कंपाउंड्स पे जाएं तो वाटर, and water has formula H2O and it contains two types of elements, hydrogen and oxygen. Hydrogen and oxygen are ingredients or constituents of water. This means composition. And what is structure? Structure is the arrangement of ingredients. कि जो हमारे पास मैटर मौजूद है, जिन चीज़ों से मिलकर बना है, उनकी अरेंजमेंट कैसी है. फॉर एग्जाम्पल, हमने बात की वाटर की, और वाटर के अंदर हम कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो उनकी अरेंजमेंट क्या है? दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. हियर ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द सेंटर एंड टू हाइड्रोजन एटम्स आर अटैच्ड ऑन द साइड्स मेकिंग बेंट स्ट्रक्चर. दिस इज कॉल्ड अरेंजमेंट ऑफ मैटर. नेक्स्ट वन इज प्रॉपर्टीज. With respect to chemistry, we mostly concerned with two types of properties, physical and chemical. And what are physical? Physical are those properties in which composition of the matter does not change. And chemical properties in which composition of the matter changes. For example, water. If we put the water in the freezer, it will be converted into ice. हम पानी लेते हैं, उसको फ्रीज़र में रखते हैं, तो ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है. उसने अपनी फॉर्म चेंज कर ली लिक्विड से सॉलिड में. और इन दोनों केसेस के अंदर इसकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती, इसकी कंपोजिशन सेम रहती है, H2O. इसका मतलब ये है कि पानी का बर्फ़ में तब्दील होना ये फिज़िकल प्रॉपर्टी है. केमिकल क्या है? हम इसमें से करंट पास करें, और वाटर के अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए. ये वाली फोर्सेस बॉन्ड टूटते हैं और ऑक्सीजन अलग हो जाए, हाइड्रोजन अलग हो जाए. अब ये वाटर नहीं रहा, वाटर टूट गया और इसके नतीजे में दो मुख्तलिफ चीज़ें बन गई हैं. एक ऑक्सीजन बनेगी और एक वाटर. ऑक्सीजन का फार्मूला होगा O2 और हाइड्रोजन का फार्मूला होगा H2. इन दिस केस कंपोजिशन हैज़ बीन चेंज्ड. हम कहेंगे कि ये केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल चेंज. चेंजेस एंड बिहेवियर, ये भी मैटर के बारे में स्टडी किए जाते हैं. और थर्ड इम्पोर्टेंट कीवर्ड जो हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन में यूज़ करेंगे, दैट इज़ एनर्जी. व्हाट इज़ एनर्जी? एनर्जी इज़ द एबिलिटी टू डू वर्क. देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी: काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विंड एनर्जी. And in chemistry, we mostly concern with both types of energy in the form of work and in the form of heat. Or we can say that the sum of work done and heat is called energy. For example, in case of food, हम खाना खाते हैं, उस खाने के अंदर मोस्टली क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स हैं. इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स. डाइजेस्ट होने के बाद ये सारी फूड ब्लड में शामिल हो जाती है, और उसके बाद जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं. फूड और ऑक्सीजन का आपस में रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उसके नतीजे में तीन चीज़ें बनती हैं: वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. ये जो एनर्जी है जो हमारी बॉडी में स्टोर होती है, और इससे हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकते हैं. अब हम आते हैं वापस कि केमिस्ट्री को हम डिफाइन कैसे करेंगे. गौर से सुनेंगे. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with study of
matter, its composition, structure, properties, changes and behavior along with energy. This is called chemistry. अब दो क्वेश्चन है, एक व्हाट इज केमिस्ट्री, एक डिफाइन केमिस्ट्री. तो थोड़ी सी वर्डिंग आप चेंज कर सकते हैं. अगर व्हाट इज केमिस्ट्री है तो आप लिखेंगे केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, changes in matter, composition of matter, properties of matter, behavior of matter and energy. और अगर डिफाइन का आ जाता है, डिफाइन आप कैसे करेंगे केमिस्ट्री को, तो फिर आप इस तरह से शुरू नहीं करेंगे. केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस, आप लिखेंगे द स्टडी ऑफ मैटर or the branch of science that deals with the study of matter, its composition, properties, changes and behavior and energy is called chemistry. अब आपके लिए कुछ असाइनमेंट है, क्वेश्चंस आपको कुछ लिखवाए जाएंगे जो आपने नोट कर लेने हैं. और अगर आप एक कॉपी लेके उस पर नोट्स बना लेते हैं तो आपके पास एंड पे एक बहुत सारा क्वेश्चन बैंक जो है इकट्ठा हो जाएगा, जो आपकी प्रिपरेशन में एग्जाम के हवाले से आपकी हेल्प करेंगे. क्वेश्चन नोट कर लें. क्वेश्चन नंबर 1, वो नंबरिंग कैसे देंगे, क्वेश्चन 1.1 एंड क्वेश्चन 1.2. क्वेश्चन नंबर 1.1, डिफाइन केमिस्ट्री. डिफाइन केमिस्ट्री. क्वेश्चन नंबर 2, that is 1.2. 1 stands for first chapter and point 1 stands for question number 1, 2, 3 and so on. Question number 1.2, define science and matter. Give 2 examples of each from your daily life. Thank you. Allah Hafiz.